तो मोस्ट वेलकम सारे चिंटू मिंटू पिंटू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कल हमने लैप्लास करेक्शन मतलब स्पीड ऑफ साउंड कहिए या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, वो पढ़ा था हमने। हमने देखा था कि न्यूटन बाबा ने क्या कहा था। न्यूटन बाबा ने कहा था, क्या कहा था सर? हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं। नहीं नहीं बेटा, वो तो अलग कहानी है। ठीक है, न्यूटन बाबा ने क्या कहा था? न्यूटन बाबा ने ये कहा था कि भैया जो वेलोसिटी होती है इक्वल टू रूट ओवर इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। और न्यूटन बाबा ने कहा था कि ये प्रोसेस कैसा है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद लैप्लास भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वेलोसिटी से काफी अलग है। तुम्हारी वेलोसिटी आ रही है 287, लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी है आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? लगभग 340 के आसपास, 330 से 340 के आसपास। कहा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तुमने कहा कि ठीक है चलो मान ली बात, डिफरेंस है। तो लैप्लास भाई साहब ने कहा कि करेक्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा क्या करेक्शन है? उन्होंने कहा ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल नहीं है, क्योंकि प्रोसेस बहुत तेजी से हो रहा है। इतने कम टाइम में, एक सेकंड में 300-500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा भी है, कई हजार तक भी फ्रीक्वेंसी है। इतने जल्दी इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो हीट है वो बाहर एनवायरमेंट को जा सके। सो इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस बट इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें एनर्जी बाहर, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़े घटे डजंट मैटर, बट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। और मैंने आप लोगों को बताया था ये जो चेंज होता है ना टेम्परेचर, बहुत ही चिंटू होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता है। लैप्लास भाई साहब का करेक्शन क्या था? लैप्लास करेक्शन, लैप्लास नामक मास्टर जी का करेक्शन क्या था? उन्होंने कहा कि भैया स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ये हम डायरेक्शन कल कर चुके थे, गामा टाइम्स प्रेशर अपॉन रो। ये याद था? बिल्कुल सर, या जो भी हमारा गैस है वगैरह वगैरह, मतलब उसकी मल्टीप्लाई गामा से हो जाती है। ठीक है, ओके सर। और हम गैस की ही बात कर रहे हैं, एयर की ही बात कर रहे थे। अच्छा, मैंने आपको गामा बताया था क्या है सर? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नो, दिस इज नॉट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है, हीट रेशियो जो था हमारा, हीट रेशियो मतलब Cp अपॉन Cv। ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसकी दूसरी वैल्यू होती है, वो क्या होती है? 1+2/f। इसको अभी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, जहां पर f क्या है? f इज नॉट फ्रीक्वेंसी, f क्या है यहाँ पर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, f क्या बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है सर। तो अब देखते हैं जरा हम एयर के लिए जो इन्होंने करेक्शन किया है। यहाँ पर P प्रेशर है, P क्या है? प्रेशर है, रो आपका डेंसिटी है, और गामा, प्लीज गामा में कंफ्यूज नहीं होना है, आपका क्या है? हीट रेशियो है। स्पेसिफिक हीट रेशियो कह सकते हो आप, Cp अपॉन Cv। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो सर इन्होंने जो करेक्शन किया, क्या इनका आंसर सही आया? चलिए चेक करते हैं क्या इनका आंसर सही आया या गड़बड़ आया इनका आंसर भी, देखते हैं। अब एक बात समझिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आप लोगों को बताया था मोनो एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक के लिए f की वैल्यू कितनी होती है सर? f की वैल्यू आपने 3 बताई थी। डाई एटॉमिक के लिए, डाया एटॉमिक के लिए f की वैल्यू कितनी होती है? आपने बताया सर 5 होता है। और जो हमारी पॉली एटॉमिक कहिए या फिर ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, जो भी नॉन लीनियर है, पॉली एटॉमिक ही बोल देता हूं मैं। ठीक है, उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी सर? 6 आई थी। ठीक है, अब मैं जो अगर मैं बात करूं एयर की, अगर मैं बात करूं एयर की, मुझे आप बताइए कि एयर के अंदर कौन सी गैस है? मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है? तो आंसर है, आंसर क्या है सर? एयर के अंदर तो सारी गैसेस हैं। मतलब सारी इन द सेंस एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इजंट इट? ना तो केवल आप ऐसा कह सकते केवल ऑक्सीजन ही है, ना आप ऐसा कह सकते केवल हाइड्रोजन ही है, या ना ही आप ऐसा कह सकते हैं कि केवल मीथेन ही है। यस और नो, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है इसमें। बट अब सर, अब कैसे कैलकुलेट करें हम? यहाँ पर फॉर्मूला प्लेस करें, गामा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो इसका आंसर है, एक बात समझते हैं प्यारे बच्चों, हमारी जो एयर है, नो डाउट अनडाउटेबली इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, इन सारे मिक्सचर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है? हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस मिलती है हमारे एयर में? तो आंसर है
नाइट्रोजन, यस और नो, लगभग 78%, यस और नो। उसके बाद कौन सी मिलती है, ऑक्सीजन, लगभग 21%, एम आई करेक्ट, यस और नो। तो बालक दोनों की दोनों गैसें कैसी हैं, मतलब आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा, isn't it? बहुत बड़ा हिस्सा कैसा, डायटोमिक गैस का है, आपकी ऑक्सीजन की है और नाइट्रोजन से मिलकर बनी हुई है मोस्टली हिस्सा। तो मैं ऑलमोस्ट मोर देन 90%, 95% किस किस से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की दोनों कैसी हैं, डायटोमिक। तो क्या मैं एयर को कुछ देर के लिए ट्रीट कर सकता हूँ एज अ डायटोमिक गैस, यस और नो? मे आई ट्रीट डायटोमिक गैस अगर 90% से भी ज्यादा हिस्सा इसका ऑलमोस्ट किससे मिलकर बना हुआ है, डायटोमिक गैसेस। तो आई विल ट्रीट एयर एज अ, we will consider air as diatomic, ठीक है। तो F की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी इसके लिए, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 5, बराबर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो गामा कितना आ जाएगा सर, गामा इक्वल टू 1 + 2/f, तो 1 + 2/5 मतलब कितना आ जाएगा 0.4, 1.4, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1.4, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी इक्वल टू सर गामा इनटू प्रेशर, बताया था गामा की वैल्यू कितनी है 1.4 है, और आपकी प्रेशर एटमॉस्फेयर 1.01 × 10⁵ पास्कल है सर, ठीक है। और डेंसिटी मैंने आपको बताया था 1.225 kg/m³, यस और नो। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग कितनी आएगी, मैं आप ही के सामने इसको कैलकुलेट कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलसी, ठीक है। इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन में हमें नहीं घुसना है, हमें तो रिजल्ट देखना है, रिजल्ट क्या आने वाला है। तो 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 2 3 4 5, ओके। इसको डिवाइड करना है 1.225 से, ठीक है। इस सब की किया जाएगा √115,428.571, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, ओके सर जी। तो इसके हाँ इसकी पावर 0.5, आंसर आएगा बेटा 339.7478005। हो सर इतना हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर रुक जाते हैं। तो इट इज वेरी क्लोज टू दी, जितनी हमारी वैल्यू है 340 के आसपास, इजंट इट। तो अब कह सकते हैं हाँ जी आपकी बात सही थी मास्टर जी। क्या थी कि भैया जब स्पीड आपकी जो वेव ट्रेवल कर रही है, आपका जो साउंड ट्रेवल कर रहा है एयर में, तो इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, नॉट द आइसोथर्मल, ठीक है जी, बात बिल्कुल सही है। विच इज वेरी क्लोज, which is very close to experimental values, ठीक है। तो अब से हमें याद रखना है गामा भी नाम की कोई चीज है, ठीक है प्यारे बच्चों। फटाफट से इसे उड़ा दो, मतलब छाप दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें भैया पता लग गया है कि ये होती है हमारी वेलोसिटी की कहानी। तो हमें गामा जो फैक्टर है उसको भी इंक्लूड करना है, जहां पर गामा यंग्स मॉडुलस नहीं है प्लीज, ठीक है सर समझ गए हम, नहीं है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, बताइए सर। तो हमें फाइनली रिजल्ट जो मिल रहा है वेलोसिटी का क्या मिल रहा है,
रूट ओवर गामा टी अपॉन रो, ये मिल रहा है। यस सर, बरोबर है। ठीक है सर। आपको पता है अगर मैं आइडियल गैस ट्रीट करता हूं अपनी एयर को तो मैं कह सकता हूं सर पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। बात सही है गलत है? आप बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो प्रेशर को क्या बोल सकता हूं मैं? एनआरटी अपॉन वॉल्यूम। यस सर नो? बिल्कुल सर। और नंबर ऑफ मोल्स क्या बोल सकता हूँ? गिवन मास अपॉन मोलर मास, नीचे वॉल्यूम इनटू आर टी बोल सकता हूँ। यस सर। मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या होता है सर? ये तो डेंसिटी होता है, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको बोल सकता हूँ रो डेंसिटी आर टी डिवाइड बाई एम। एम बरोबर है। इसको रो बोल सकता हूँ, दिस इज डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी। यस सर, आर टी अपॉन एम। बिल्कुल सर। इस प्रेशर को जरा पटके यहाँ पर, वेलोसिटी के फॉर्मूले किसके में? वेलोसिटी। वाह सर वाह, कितनी बढ़िया, कितना बढ़िया बोलते हैं बच्चों को, यही सिखाएंगे अब बच्चों को। क्या बेटा? वेलोसिटी बोलना। नहीं सर नहीं, नीचे भी एक रो है और एक ही एम भी है। तो इस रो से दोनों रो रहे थे तो रोने रोने वाले को हटा दीजिए। हटा दिया सर। तो यहां से फॉर्मूला बना गामा आर टी अपॉन मोलर मास। यहाँ पर कैपिटल एम क्या है? मोलर मास। ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजन के लिए कितना है? 2। नाइट्रोजन के लिए कितना है? 14 दूनी 28। ऑक्सीजन के लिए कितना है? 16 दूनी 32। ठीक है, 32। ओके सर। वेयर गामा आपको पता ही है, आर गैस कांस्टेंट है। यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्यों सर? पहले वाला नहीं, उससे अच्छा ये है, ये बेटर है। पहले वाले आप कहीं कहीं कंफ्यूजिया रख सकते हो, इसमें कहीं कंफ्यूजिया आओगे नहीं आप। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? किसमें सर? केल्विन। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को? 273.15 ऐड कर देते हैं। ठीक है। यस सर। और एम क्या है? मोलर मास। क्या है बेटा? मोलर मास। वाह शाबाश। और याद रखना प्यारे बच्चों, सारी चीजें, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सारी चीजें आपको प्रॉपर यूनिट में रखनी है, ऐसा यूनिट में। ठीक है, ऐसा यूनिट में। गामा तो कांस्टेंट होता है, ऐसे कोई यूनिट में। आर 8.34 प्रॉपर यूनिट में। टी केल्विन में, मोलर मास किलोग्राम में। याद रखना। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, हाइड्रोजन का 2 होता है 2 क्या? ग्राम। उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। समझ में आई बात? ठीक है सर। मास्टर जी याद रखेंगे बात को? बात समझ में आ गई है? दिमाग के में फंस गई है बात? फंस गई है ना बात? यस सर जी। छाप दो, छाप डालो। चलिए बेटा, एक दो क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होना चाहिए? देखो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में क्या गया है? इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील रॉड इज दिस। ठीक है, मतलब आप इलास्टिसिटी क्या होती है भाई? सॉलिड के लिए आप क्या बोल देते हो उसको? गामा बोल देते हो, यंग्स मॉडुलस। इसी को आप क्या बोल देते हो? बीटा बोल देते हो। बल्क मॉडुलस फॉर लिक्विड या गैसेस या फ्लूइड के लिए बोल देते हो। यहाँ पर क्या है? ये इलास्टिसिटी ही है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी डिवाइड बाय रो डेंसिटी। दोनों चीज दी तो है, ये रही है और ये रही रो। तो सर ऐसे, हाँ ऐसे। चलिए देखो क्या है आंसर। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, इलास्टिसिटी कितनी है? 2.9 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाई ये कितना? 8 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर 10 की पावर, चलिए रहने देते हैं। तो इसको यहाँ पर, इसको ये कितना? 10 की पावर 8 हो जाएगा। इसमें 10 की पावर 11 है, यहाँ पर 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 8। ठीक है, बिल्कुल सही है। 10 की पावर 8 को रूट के बाहर करेंगे तो 10 की पावर 4 बाहर आ जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। अंदर क्या बचेगा? 2.9 डिवाइड बाई हाउ मच? 8। बरोबर। इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लेते हैं, इसको हटाइए। 80 का रूट लगभग लगभग कितना? अप्रोक्सीमेट 81 का रूट कितना होता है? 9 सर। तो इसको थोड़ा सा मान लेते हैं, इतना एडजस्ट करते हैं। तो 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 9 आ गया बाहर। 29 का रूट हमें पता है 5 का रूट कितना होता है, सॉरी 25 का रूट कितना होता है? 5। जैसा ना लगभग लगभग 5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, मैं इसको 5 ही मान लेता हूँ।
ठीक है, जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, वैसे तो 5 से थोड़ा बड़ा आएगा ऑब्वियसली, 6 का होता है, मान लेते हैं लगभग 5.5 मान लेते हैं, बरोबर है। हाँ बरोबर सर, इसको इससे डिवाइड करोगे 9 से तो 9 छंग 54, 6 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू आ जाएगी 6 पॉइंट समथिंग, कब 5.5 को 0.6 इंटू 10 की पावर 4, मतलब 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 3 के ऑर्डर का रहेगा। हमें ऑप्शन देख के पता लग रहा है, हमें बस ऑर्डर देखना है, बाकी वाले तो सारे सही हैं। तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ए फॉर अहमदाबाद विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, लिख लो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है गैस की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ये है आपके, जिसको करना हो जरा फटाफट से वीडियो पॉज करके कर ले। गामा RT अपॉन मोलर मास, यही था फॉर्मूला। सबसे अच्छा ये है क्योंकि हमें यहाँ पर गामा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आर हमें पता है, टी टेम्परेचर वो भी हमें पता है, मोलर मास किसका हाइड्रोजन का वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। गामा, गामा इक्वल टू होता है 1+2/f, है ना, बिल्कुल सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम हाइड्रोजन H2 कैसे है सर? डायाटोमिक। मैंने आपको बताया था फॉर डायाटोमिक गैस F की वैल्यू होती है 5, तो 1+2/5। बाय द वे क्वेश्चन में गिवन थी, पर मैं चाहता था आप लोग खुद से कैलकुलेट करें। तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? कितनी? 0.4 + 1 1.4। ठीक है, ये एक रेशियो है, सिर्फ यूनिट नहीं है। ठीक है सर। आर की वैल्यू बेटा आपको पता है 8.3। ओके सर। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था प्यारे बच्चों कि आपको ये वैल्यूज किस में लेनी है सर? आप हमें ऐसा यूनिट में लेनी है, मतलब इसमें 273 भी ऐड करना है। तो 273 + 27 will come out to be 300 केल्विन। ठीक है, बिल्कुल सर। मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? H2 होता है, यस सर नो? 2 1 + 1 कितना? 2 ग्राम। लेकिन ग्राम में नहीं लेना है, हमें किस में लेना है सर? ऐसा यूनिट 2 × 10⁻³ किलोग्राम। बरोबर है? बरोबर है सर। वैल्यूज पटक दें, अब पटक दीजिए सर। वेलोसिटी विल कम आउट टू बी √1.4 इंटू आर की वैल्यू 8.3 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइड बाई 2 × 10⁻³ बरोबर है? बरोबर है सर। ठीक है प्यारे बच्चों, यस सर। कुछ कैंसिल आउट वगैरह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कीजिए कैंसिल आउट जो भी हो सकता है आपसे। बरोबर सर। एक इसको हटा दूं, पॉइंट को ना हटाऊं, मत हटाइए सर। 2 से ये आ जाएगा 0.7। ठीक है, जितना हो सकेगा हम उतनी अच्छे से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम अप्रोक्सीमेशन लेना पड़े हमें। तो 0.7, इन दो पॉइंट को भी हटा दूं मैं, यहाँ पर 10⁻² लिख दूंगा, इससे हटा कैंसिल हो जाएगा। तो 7 या 21 और 7 या 8 8 7 56 बराबर है। 0.7 की मल्टीप्लाई इससे की मैंने, कितना आएगा? 5.61 आएगा, 5.61। मैंने पॉइंट हटा दिए तो दोनों की दोनों जीरो मर जाएंगी, बराबर है। इंटू 3 मल्टीप्लाई में 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ये अभी रूट में है, इसकी मल्टीप्लाई भी करी लो इससे। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15 और 1 16 बरोबर है? बरोबर है। इंटू 10⁻³ बरोबर, मेरे ख्याल से बरोबर है ये। इसको और थोड़ा प्रॉपर्ली लिखते हैं। कितना आंसर आ रहा है हमारा? 1683। इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लूं, एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर लूं, 168.3 करके 10⁻4 लिख सकता हूं। बताइए बात सही है कि नहीं है? अरे यार एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दूं, मैं पॉइंट है नहीं, इधर पॉइंट ला के 10⁻³ की जगह 4 कर दूं, आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। बिल्कुल सर। 10⁻4 से बाहर आ जाएगा 10⁻2। 168.3 कोई है इसका आसपास रूट होता हो जरा? 13 का याद करना, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये कितना है? 168.3। वेरी क्लोज, यस और नो? लगभग 13, लगभग 13। बाय द वे 13 बरोबर है ना? बिल्कुल सर। तो लगभग 13।
हमने थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लिया है, इसकी वैल्यू 8.3 के बाद भी 2 डिजिट और रहती है, वहां पर अप्रोक्सीमेशन लिया है, लेकिन फिर भी लगभग 1300 के आसपास हमारा आंसर आ रहा होगा मीटर पर सेकंड। तो जो भी आपका सबसे क्लोज हो इसका आंसर वो देख लीजिए। ये 132 है, नहीं है, 332 गलत, 1320 इज द करेक्ट आंसर। इज दिस करेक्ट? ओके ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, लिख लीजिए फिर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन विल बी द सेम एज ऑक्सीजन। दोनों के दोनों डायटोमिक हैं, सुनो, एट 95 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन जितना 95 डिग्री सेल्सियस पर जितना आपकी स्पीड रहेगी वही आपकी कितने टेम्परेचर पर रहेगी हाइड्रोजन की। तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है गैसेस के लिए, सर गामा RT अपॉन मोलर मास, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो यहाँ पे H लिख देता हूँ। गामा हाइड्रोजन के लिए ये लो बेटा H, R सेम रहेगा, टेम्परेचर हाइड्रोजन के लिए हमें कैलकुलेट करना है, और मोलर मास हाइड्रोजन के लिए। क्वेश्चन में कह रखा यही वेलोसिटी जो ऑक्सीजन की है, कितने पर? ऑक्सीजन के लिए क्या होगा फॉर्मूला, यही सर, गामा फॉर ऑक्सीजन, R तो सेम ही रहेगा, T फॉर ऑक्सीजन डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। बरोबर है? बिल्कुल सर। देखिए दोनों के ऊपर रूट है, रूट से रूट मर जाएगा, R से R मर जाएगा, तो बचा क्या हमारा गामा H, मतलब हाइड्रोजन के लिए गामा कितना है, टेम्परेचर कितना हाइड्रोजन का, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैपिटलाइज कर लेते हैं हाइड्रोजन का, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। हाँ सर ये तो बात सही है सर, ये लो ठीक है, कैपिटलाइज कर देते हैं। ये लीजिए गामा H इंटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वल टू आपका गामा ऑफ ऑक्सीजन टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब एक बात समझिए, दोनों की दोनों कैसी है, डायाटॉमिक गैस है, आपकी हाइड्रोजन भी और आपकी ऑक्सीजन भी, बोथ आर डायाटॉमिक गैसेस। यस और नो? यस सर, बिल्कुल सही बात है। जब दोनों डायाटॉमिक गैसेस हैं तो दोनों के लिए डिग्री फ्रीडम कितना होगा, 5, 1 + 2/5 1 + 2 मतलब दोनों का डिग्री ऑफ आपका जो गामा है ये भी सेम हो जाने वाला है। ठीक है, 1.4 1.4 बरोबर है? बरोबर है सर। अच्छा, तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन तो कैलकुलेट करना है हमें, बिल्कुल सर। मोलर मास इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, T0 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। T0 कितने डिग्री पर कहा है, 95 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करते हैं आपका केल्विन में, तो 95 + 273 इतना टेम्परेचर आपका ऑक्सीजन का। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 किलोग्राम या ग्राम, सर ग्राम होता है, इंटू 10⁻³ ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। मोलर मास ऑफ आपका ऑक्सीजन कितना होता है, 32 सर। अरे हाँ कि ना यार, ऑक्सीजन O2 होता है, O2, ये सब चीजें आपको पता होगा। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, एटॉमिक मास कितना होता है, 16, 16 + 16 2 है 32, बरोबर? बरोबर है सर, 2 से इसको मार दो 16। ये देखो जरा, 95 + दिस कितना हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 9 और सॉरी 5 और 3 8, 9 और 7 16 और 2 और 1 3 डिवाइड बाय 16, 16 दूनी 32, बचेंगे कितने, 4 16 3 48 23। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना आ गया, 23 केल्विन। और आपको ऑप्शन में 23 भी दिया होगा, मैंने तो ऑप्शन अपने पास से बना के दिए हैं, 23 डिग्री सेल्सियस भी दिएगा, बच्चे उठा के टिक कर देंगे बिना यूनिट देखे हुए। 23 क्या है, केल्विन, 23 इज केल्विन, नोट द डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। तो हमें चाहिए आंसर किस में है, डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में कैसे करो कन्वर्ट, सर 23 - 273, ये सुन लो कितना आ गया, 3 में 3 7 में 2 5, एग्जैक्टली 250 डिग्री सेल्सियस माइनस का। तो ऑप्शन कौन सा, D for दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुनिए प्यारे बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चन लगा लिए हैं आपके कि आपकी वेलोसिटी या स्पीड कैसी, आपकी साउंड की कैसे कैसे किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, उससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके भी न्यूमेरिकल्स की, अभी देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। फॉर्मूले से हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, क्या क्या हो सकते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि भाई किस मीडियम में है आप, आके ना फॉर्मूला देख के आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। किसके, तो हेडिंग लिखा है इधर, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर की ही बात कर रहे हैं। फैक्टर
affecting speed of sound, स्पीड ऑफ साउंड। सुनिए प्यारे बच्चों, साउंड की स्पीड एयर में बात करेंगे तब और सेपरेटली बढ़ेंगे, पहले जनरली डिस्कस करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था सर? वेलोसिटी इक्वल टू इलास्टिसिटी डिवाइड बाय हमारी डेंसिटी। जितना जो मटेरियल जितना इलास्टिक होगा, जो मटेरियल जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उसकी उसके अंदर स्पीड उतनी ही ज्यादा रहेगी। मैंने आपको कल बताया था, ये बात एक्सप्लेन की थी। पार्टिकल जितनी जल्दी से अपना कंप्रेस होकर एक जगह इकट्ठा हुआ, वापस से रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन, जितनी जल्दी ये सब काम कर लेगा उतनी जल्दी आगे ट्रांसफर कर देगा एनर्जी को, सुनो डिस्टर्बेंस को उतनी जल्दी आगे ट्रांसफर कर देगा। जितनी जल्दी आप मतलब जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा स्पीड हो रही होगी। यस और नो? बिल्कुल सही। अभी किसी मेटेरियल में बात कर लेते हैं, फिर एयर पाएंगे स्पेसिफिकली। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं देखूं हमारे पास 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहले उसमें बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड तो हमारे पास स्टेट पर डिपेंड करता है। मैं एयर के ऊपर बाद में आऊंगा। स्टेट आपका 3 स्टेट होती है सर हमारे पास, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। हाँ कि ना? क्या लगता है किसके अंदर सबसे ज्यादा होता होगा? तो आंसर है, सुन के बड़ी हैरानी होगी और हम सोचते हैं, देखिए हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था हमारा? वेलोसिटी इक्वल टू इलास्टिसिटी रूट के अंदर डिवाइड बाय रो। यही है, डेंसिटी और इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा। बरोबर है कि नहीं? बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा जो आपकी स्पीड होती है, देखने में ऐसा लगता है कि गैस के मॉलिक्यूल तो फटाफट से इधर उधर मूव कर सकते हैं, लिक्विड के थोड़ा स्लो करेंगे और सॉलिड के तो चलेंगे नहीं। देख कर कैसा लगता है? ये सुनो, पर सच्चाई ये है बेटा, कहानी कुछ अलग ही है। सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, आपने 9th क्लास में डेफिनेटली पढ़ी होगी, सॉलिड में होती है। बिल्कुल ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होती है। और सॉलिड में भी स्पेसिफिकली, सारे सॉलिड में नहीं कह सकते हैं आप, वो डिपेंड करेगा जिसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगी। मोर स्पेसिफिकली तो मेटल्स में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, सारे सॉलिड में नहीं। सच में सर? हाँ जी। अगर मैं बात करूं, आपको पता है देखने में चीजें जो जैसी दिखती हैं वैसी नहीं है ना? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब मैंने आपको थोड़ी सी चीजें डिस्कस की थी कि इलास्टिसिटी रबर की ज्यादा है या स्टील की ज्यादा है, तो आंसर है स्टील की बहुत ज्यादा है इलास्टिसिटी। ठीक है, रबर में जो साउंड होती है, साउंड की स्पीड इतनी कम होती है, बहुत कम, इतना इलास्टिसिटी का डिफरेंस है। और आपकी स्टील के अंदर इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है, वेरी हाई। ठीक है, लगभग जो स्पीड ऑफ साउंड होती है बेटा स्टील के अंदर वो लगभग 6000 के आसपास होती है, 6000 मीटर पर सेकेंड। और वहीं रबर के लिए बहुत कम हो जाती है। समझ आ गई बात? रबर में आपकी स्पीड ऑफ साउंड जितनी एयर में होती है उससे भी कम हो जाती है। ठीक है, कुछ वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं कि किस के अंदर कैसी कहानी है, तीनों ही स्टेट की। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड होती है बेटा वो होती है एल्यूमिनियम में। ये देखिए, ये डेटा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत नहीं है। ये डेटा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत नहीं है, जिस आपकी प्रैक्टिकल आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए है। तो लगभग जो होती है बालक एल्यूमिनियम में 6420। मैं सारी वैल्यूज नहीं लिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है जिनमें आपको सुनने में थोड़ा अच्छा लगे वही लिखवाऊंगा मैं। स्टील में होती है लगभग 6000 और मोर स्पेशली कहें तो 5940 के आसपास। ठीक है, ओके सर। उसके बाद में बात करता हूँ, सीधा रबर पर आ जाता हूँ। आपको सुनकर हैरानी होगी कि रबर की ये स्थिति है। रबर क्या है? सॉलिड है सर। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है सर। बिल्कुल। जानते हो कितनी होती है? नहीं सर, बताइए कितनी होती है, बताइए सर बताइए। 55 खत्म कहानी, बस सर 54। हाँ जी, ओनली 54। हाँ सर, इतना तो आप समझ सकते हो। इलास्टिसिटी रबड़ की जिसको हम सोचते हैं बहुत जल्दी अपने अपने वापस पोजीशन में आता है, ना भैया ना। सबसे बकवास इलास्टिसिटी, सबसे खराब इलास्टिसिटी आपकी रबड़ की ही है। और सर हमको नहीं पता था ऐसा है। हाँ, अभी पता लग गया। यस सर। ठीक है जी। ओके सर जी, ओके मास्टर जी। और बताइए सर। अब बात कर लेते हैं एक दो और मटेरियल की। ठीक है, जैसे पानी की बात कर ले। ठीक है, यस सर। पानी की लगभग 1500 के आसपास होती है। गर्म पानी की बात करूं, इधर लिखूं मैं, इधर लिख लेते हैं। वाटर लगभग 1500 से या 1700 के आसपास होती है। मैं 1500 लिख देता हूँ।
ठीक है। लिक्विड में अगर मैं कहूँगा लिक्विड में कितना, लिक्विड में हमारी जनरल लाइफ में क्या आता है, पानी, सबसे पहले पानी याद आता है, 1500 या 1700 के आसपास इतनी रहती है। उसके बाद अगर मैं गैसेज में बात करूं, हमें पता है एयर में, तो हमें पता ही है गैसेज इज एयर, यस और नो, बिल्कुल। तो एयर में कितनी होती है, 343 के आसपास, ठीक है। इससे अब आपको जानने की जरूरत नहीं, ये भी आपको मैंने जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। अगर कोई जनरली पूछता है कि सॉलिड लिक्विड गैस में, तो आप जनरली सॉलिड में आप बताओगे लगभग 5 से 6000, 5000 आप बता सकते हो, 5000 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और लिक्विड में कोई हमसे पूछता है कितनी होती है, 1500 1700 के आसपास, कुछ लोग कुछ बुक्स में 1700, कुछ में 1500 के आसपास, ठीक है, 1500 में। बाकी आपको क्वेश्चन दे दिया, गैस में सबसे पहले एयर याद आता है, तो लगभग 343 या 340 भी दिया है, कुछ बुक में 330 भी दिया है, जो भी आपको लेना है वो भी आपको दे देगा एग्जाम में, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा। तो हमें इस तरह से हमारा सीक्वेंस है, पहला फैक्टर अफेक्टिंग, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है अफेक्ट करने वाला, स्टेट, कि भैया स्टेट कैसी होगी, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में बात करते हैं, ठीक है, इन एयर, एयर की बात करेंगे। तो हमने अपना फॉर्मूला डिराइव किया था आफ्टर लैपलास, भाई साहब ने करेक्शन किया था उसमें, और हमारी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, गामा आर टी, इसी को आप ध्यान में रखना है, गामा आर टी अपॉन एम, बराबर है, बिल्कुल सर यही आया था। और हमने आपका गामा कैलकुलेट करने के लिए हमने डायोटोमिक फैक्टर इंक्लूड किया था, आपको ये बात समझ में आती है, बिल्कुल सर। अच्छा तो देखिए यहीं से देख लेते हैं पहले, आर तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है सर, टेम्परेचर सबसे पहला फैक्टर जिसके ऊपर आपकी साउंड डिपेंड करेगी वो क्या है, टेम्परेचर। तो सबसे पहले लेते हैं बेटा टेम्परेचर। कभी कभी बच्चों कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है सर, कभी कभी हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, गामा P अपॉन रो, यहीं से तो आया था ये, P को अपने P इक्वल टू एनआरटी से फिर ये रिप्लेस कर दिया था, बिल्कुल सर। तो बच्चे सोचते हैं सर प्रेशर पे तो डिपेंडेंसी है इसकी, अगर कोई कहे कि अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो साउंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बच्चे सोचते हैं सर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं है, इस बात को समझ लो अभी। क्यों सर ऐसा क्यों नहीं है प्यारे बच्चों, जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाएगा मतलब क्या, कंप्रेस कर रहे हो उसे, बिल्कुल सर। तो उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, जैसा प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल इफेक्ट कुछ नहीं बढ़ेगा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी किसी भी गैस के लिए, समझ में आ गई बात। इसलिए प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है, याद रखना इस चीज को। इसीलिए मैं कहता हूँ इस फॉर्मूले से नहीं इसकी तरफ जाओ, दिस इज मोर ब्यूटीफुल फॉर्मूला, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ वो ज्यादा अच्छा, ठीक है। ओके बच्चों सुनिए, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर की, टेम्परेचर पर कैसे कैसे डिपेंडेंट है, साफ साफ दिख रहा है कि सर आपकी जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के रूट के, ये सुनो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा क्या हो रहा होगा, जैसे ही टेम्परेचर सर आप बढ़ा रहे होंगे वैसे ही आपकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी साउंड की, ठीक है, बिल्कुल सर। और टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर बढ़ाने पर सर कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर कितना बढ़ाएं कि वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी उसके हिसाब से, तो प्यारे बच्चे उसके लिए आप एक छोटी सी चीज याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं सर, देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसके लिए एक छोटा सा फंडा बता देता हूँ, फंडा नहीं है एक्चुअली, डेरिवेशन ही है, कैसे डिपेंडेंसी रहेगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी रहेगी, तो Vt विल बी इक्वल टू, मैं मान के चल रहा हूँ कि साउंड की नॉर्मल कंडीशन पर आपकी जो साउंड की स्पीड है 332 अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूँ, तो वेलोसिटी है टेम्परेचर T किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है अगर आपका, ठीक है। ओके सर कितनी रहेगी, ये रहेगी बेटा 332 प्लस 0.61 इंटू टी, यहाँ पर टी आपका टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस में, इसको याद रखना पड़ेगा। आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही चुटकियों में कर ले जाओगे, भाई ये चीजें याद रही। ये डेरिवेशन कैसे आया है उसको देखते हैं, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड, मैं टी को डिग्री सेल्सियस में, टी आपका डिग्री सेल्सियस में है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, टी इज इन डिग्री सेल्सियस, कैसे आया है सर वो देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चे, हमें पता है अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन है, हाँ सर, तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी v1 अपॉन v2 इक्वल टू रूट ओवर t1 अपॉन t2, बोल सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल सर। और t1 t2 क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, बराबर है, हाँ बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है ना कि, बिल्कुल ठीक है सर। और ये t डिग्री, ये जो कंडीशन है तभी वैलिड है बेटा जब टेम्परेचर आपका छोटा हो, t मस्ट बी
स्मॉल, स्मॉलर देन लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस तो कहानी चलेगी, इससे आगे नहीं लेके जाएंगे, 20-25 तक, दैट्स इट। इससे ऊपर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लिख देता हूं मैं, वैलिड फॉर अप्रोक्स टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, इससे छोटा होना चाहिए, 100 करना है, उससे ऊपर आप इसको नहीं लगा सकते। सीधा आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो अदरवाइज। देखिए अगर मैं कहूं मैं जो रेशियो है, हाँ ठीक है सर ये रेशियो है, क्या करना है इस रेशियो का सर, मैं इस रेशियो को ऐसे ले लूं कि 0 डिग्री पर और टी टेम्परेचर पर ले लूं मैं इसको, मतलब V1 को मैं मान लूं VT किसी टेम्परेचर T पर, और V2 को मान लेता हूं मैं 0 डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा हूँ, V0 मान लेता हूँ इसमें, ठीक है, वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस की बात कर रहा हूं मैं। ओके सर, तो मैं लिख सकता हूँ VT अपॉन V0 विल बी इक्वल टू टेम्परेचर T1, इसको मैं लिख सकता हूँ जितना भी टेम्परेचर होगा प्लस 273, ये अगर आपका केल्विन में है तो इसको मैं डिग्री सेल्सियस में लिख सकता हूँ, बताइए बात सही है, बरोबर सर यही होगा, ये डिग्री सेल्सियस में है प्लस 273, बिल्कुल। इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, V0 को 0 पे है तो 0 प्लस 273, बरोबर बात है, बिल्कुल बरोबर बात है। तो VT अपॉन V0 मतलब वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 273 की पावर रूट को 1/2 लिख सकता हूं मैं, बात सही है, बात तो सही है सर। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, अगर T टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, सारी कहानी अब डिग्री सेल्सियस में चल रही है, बिल्कुल टेम्परेचर आपका 1 2 3 डिग्री सेल्सियस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 तक रहा लगभग, तो 20 तक 27 तक भी रहा लगभग, तो इसका 1/10 हिस्सा है, हाँ कि ना, मतलब T की वैल्यू काफी छोटी है, अगर मैं देखूं तो T इज मच स्मॉलर देन 273, 20-25 डिग्री सेल्सियस तक की अगर मैं बात करूं तो T बहुत छोटा है। तो मैंने आपको बताया था अगर ऐसी कंडीशन होती है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो हम बाइनोमियल लगा के 1 प्लस nx के बराबर कर देते हैं, बशर्ते कि ये सेकंड टर्म में छोटा हो 1 से काफी, तो वही सिचुएशन है कि नहीं। ओ सर क्या बात है, VT अपॉन V0 विल बी इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन 2 T अपॉन 273, बरोबर है। 273 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस T अपॉन 2 3 6 2 7 14 2 दूनी 4 1 5, बरोबर है, बरोबर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ VT और V0 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, V0 क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, जहां पर आपको बर्फ जमना शुरू होता है, वो होती है कितनी 332 लगभग, इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो VT कितना आ जाएगा बेटा 332 प्लस 332 को डिवाइड करोगे 546 और 0.61 आता है इनटू T, जहां पर T क्या है, स्मॉल t क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है प्यारा बच्चा, बात समझ में आ गई। तो ये कब तक लगाना है, जब तक आपका टेम्परेचर 20-25 बस 27 हद से इससे ऊपर नहीं जाना है, वो जब तक 1/10 हिस्सा इसके ऊपर नहीं जाना, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जगह अगर आपका टेम्परेचर 27 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक है, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी क्या है ये आपको समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी वो आपको समझ में आ रही है बात। और देखिए 1 डिग्री यहाँ पर चेंज आएगा, टी की वैल्यू 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो कितना बढ़ेगा 0.61, इतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग। अगर आपका जो टेम्परेचर था सपोज तो 0 पर जितना था, 1 डिग्री पर कितना होगा 0.61 ऐड हो जाएगा, 2 डिग्री पर कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 12 1.2, तो हमारे 1.2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगा, 3 डिग्री पर 36 18 1.8, समझ में आ गई बात, कितना आपका वेलोसिटी बढ़ती चल जाएगी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने पर, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है प्रेशर, प्रेशर अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हैं इस बात को, गामा RT में कहीं प्रेशर का रोल ही नहीं है, ठीक है ओके। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट सी और अजीब सी बात लगेगी आपको, ये भी थर्ड फैक्टर जो है ह्यूमिडिटी, क्या सर ह्यूमिडिटी, जब आप बारिश वगैरह हो जाती है यस सर, तो पानी का कंटेंट वाटर वेपर का कंटेंट हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बढ़ जाता है, हाँ कि ना, बिल्कुल सर, नमी आ जाती है, नमी,
आर्द्रता हिंदी में। तो ह्यूमिडिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अब एक बात समझिए, बड़ी अजीब सी है सुन करके। जब आपकी एयर ह्यूमिड रहती है तो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा हो जाती है। कैसा अजीब लग रहा है ना सुन के? क्यों अजीब क्यों लग रहा है? अजीब भी लगवाता हूँ, अजीब नहीं लग रहा तो अजीब लगवाता हूँ मैं आपको। देखो, आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था सर? फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू गामा इनटू प्रेशर डिवाइड बाय रो डेंसिटी। तो आपको पता है पानी, पानी की जो बूंद होती है, पानी ओब्वियसली यार एयर से तो भारी है, डेंस है। डेंसिटी बढ़ी तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। यस सुन लो, लेकिन उल्टी है कहानी। समझे बात नहीं? एक बार फिर सुनिए। जब आपके एयर के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी आ गया, वाटर भी आ गया है, ह्यूमिड हो गया एयर, ठीक है, बिल्कुल सर, तो क्या होगा? उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, भारी होगी एयर, बिल्कुल सर, डेंसिटी बढ़ेगी। और हमें पता है डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट के आपकी वेलोसिटी, बिल्कुल सर, या स्पीड। तो फिर तो हमारी वेलोसिटी तो घटनी चाहिए, नहीं घटनी है, बढ़ती है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं सेम ही टेम्परेचर रखूं, प्रेशर की, रो की कहानी को छोड़िए, डेंसिटी को, डेंसिटी की कहानी को मैं डिफाइन कर दूंगा। देखिए वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है सर गामा आर टी अपॉन मोलर मास। आर पे कोई चेंज आएगा? नो सर। मैम पे कोई चेंज? नो सर। अगर टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर में कोई, सारी कहानी किसकी है? गामा की। अगर इसको फॉर्मूले से आप इससे भी देखते हो, गामा पी अपॉन रो। डेंसिटी अगर बढ़ भी रही है, डेंसिटी थोड़ी बहुत बढ़ रही है, लेकिन गामा में चेंज आ जाएगा काफी। कैसे सर? समझिए। अभी तक हम एयर को कैसे ट्रीट कर रहे थे? अभी तक हम एयर को ट्रीट कर रहे थे डायटोमिक गैस की तरह। जो सुन लो, हाँ के ना? बिल्कुल सर। अच्छा, अभी जो आपकी डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ेगी, जैसे ना, अगर इस फॉर्मूले से देखो चाहे इस फॉर्मूले से देखो, आपकी अगर मैं इसकी बात करूं, गामा की, या किसी की भी एक की बात कर लीजिए, कोई सी किसी भी आप समझ सकते हैं। अगर मैं गामा की बात करूं, गामा आपका क्या होता था? 1+2/f होता था। ये सुन लो, बिल्कुल सर। H2O जो है, H2O पानी का जो मॉलिक्यूल है, यस सर, गामा से भी, मोलर मास को देखते हैं पहले जरा। मोल, उसके ऊपर तो कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। किसके ऊपर? रियली सॉरी, गामा के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं, लेकिन मोलर मास पर इंपैक्ट पड़ जाएगा। मोलर मास में हम क्या लेके चल रहे थे अभी तक? मोलर मास किसका? नाइट्रोजन का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है, तो उसी का मोलर मास लेके चलेंगे। लेकिन नाइट्रोजन का कितना होता है मोलर मास? 28, बराबर है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन को देखूं, तो क्या है? H2O का कंटेंट भी उसके अंदर आ गया है। तो कुछ ऐसी कहानी होगी ना, अगर ओवरऑल में जो आपका H2O का पानी कंटेंट है वो बढ़ गया है, H2O का जैसे ही कंटेंट बढ़ा, अब मुझे बताइए मोलर मास, ओवरऑल मोलर मास क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? भाई नाइट्रोजन का आपको पता है 28 होता है, हाइड्रोजन H2O कितना होता है पानी का? दो हाइड्रोजन, दो और एक ऑक्सीजन, कितना? 16, 16 और 2 18। यस सर नो? कहाँ था वो 28, कहाँ आ गया है 18? यस सर नो? कुछ हिस्सा उस पर बढ़ता जा रहा है पानी का, मॉइस्चर है तो कंटेंट बढ़ गया उसका। पहले सपोज करो 1% हिस्सा था उसका पानी का, अब कितना? सपोज करो लेट इट 10%। तो ओवरऑल आपका जो मोलर मास है वो डिक्रीज हो गया। यस सर नो? मोलर मास आपका डिक्रीज हो गया है, पहले 28 हुआ करता था, ठीक है? आप ऐसा समझिए, बिल्कुल ऐसा समझिए, दूध था आपके पास, प्योर दूध, 28 नाइट्रोजन मोस्टली हिस्सा। अब आपने उसके अंदर आप एक लीटर दूध में 1 चम्मच पानी डालते थे, थी पहले पहले कहानी, जब आपकी सब सिचुएशन ओके थी, बारिश वगैरह नहीं हुई थी। अब बारिश हो गई है अच्छी खासी, और आपने 1 लीटर दूध में आधा लीटर या एक पाव या 250 ग्राम पानी डाल दिया है। अब पानी कैसा हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा कि नहीं? हल्का हो जाएगा कि नहीं? मोलर मास घट जाएगा कि नहीं? यस और नो? गेटिंग अ पॉइंट? आपका मोलर मास डिक्रीज होगा। गेटिंग अ पॉइंट? मोलर मास डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो प्यारे बच्चों, जब आपकी बारिश वगैरह पड़ती है, आप किसी को आवाज दोगे तो आपकी आवाज किसकी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू अब जो ड्राई एयर है उसके अंदर? अभी बिल्कुल कोई बारिश वगैरह नहीं है, धूप है कड़क। यस सर, तो आप इस बात को लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन moist air is more as compared to dry air, ठीक है? ओके सर, स्पीड ऑफ साउंड इन moist air is slightly greater than dry air. स्पीड ऑफ साउंड इन moist air, बहुत थोड़ा सा फर्क रहता है, कोई खास नहीं। एयर इज स्लाइटली greater than dry air. क्या प्यारे बच्चों,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चिंटू मिंटू पिंटू करते रहिए।